नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों देखिए, हम अंकित भाटी सर की जो सामान्य ज्ञान की बुक थी वो कर रहे थे। इसमें मैं जो है जियोग्राफी करा रहा था, भारत का भूगोल यानी। तो उसमें मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दी थी जिसमें मैंने 6 टॉपिक कंप्लीट कर दिए थे। आज ये हमारा लास्ट वीडियो है भारत का भूगोल का। इसमें हम 3 टॉपिक और देखेंगे, यानी 9 टॉपिक थे टोटल, और जो है 6 देख चुके हैं, 3 और देखेंगे, यानी 3 वीडियो में हमारा भारत का भूगोल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, बाकी पॉलिटी, स्ट्रेटजी के, फिजिक्स और बायोलॉजी मैंने करा दिया है। अब देखते कौन कौन से टॉपिक हमें देखने हैं। देखिए, हम यहाँ तक देख चुके हैं ऊर्जा एवं खनिज संसाधन तक। आज हम देखेंगे भारतीय जनसंख्या एवं नगरीकरण, उसके बाद भारत के उद्योग धंधे, परिवहन एवं संचार के साधन, फिर भारत की जनजातियाँ। देखिए, केवल ये नहीं साफ आया है ज़्यादा, बाकी आगे सारा कुछ साफ है। ठीक, तो ज़्यादा लोड नहीं लेने का। देखिए यहाँ आगे फिर हम उसके बाद देखेंगे विश्व का भूगोल, वो हम कल से स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं। देखिए यहाँ है कि भारतीय जनसंख्या एवं नगरीकरण। तो देखिए, भारत की जनसंख्या एवं नगरीकरण शुरुआत करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है कि भारतीय गणराज्य की पहली जनगणना कब शुरू हुई। देखिए, गणराज्य कहने का मतलब है जब भारत जो है 26 जनवरी 1950, यानी जब हमारा संविधान लागू हुआ उसके बाद से कब शुरुआत हुई। तो देखिए, पहली बार जनगणना जब शुरुआत हुई तो फिर इसकी शुरुआत हुई 10 फरवरी 1951 को। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अंतिम जनसंख्या आयोग के अनुसार भारत में देश की कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो देखिए, इसका प्रतिशत जो दिया हुआ है ये है 74.05%। कितना है, 74.05%। याद रखिएगा। देखिए, जनसंख्या से 1-2 क्वेश्चन आपको हर बार मिलेंगे। जैसे आपकी बार एसएससी जीडी जो पेपर था, एसएससी जीडी में एक क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में कन्फर्म था जनसंख्या का। तो जितने क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास हैं, 30 या 40 क्वेश्चन हैं। तो उतने क्वेश्चन सफिशेंट है, 45 क्वेश्चन है इसमें। तो अगर इतने क्वेश्चन आप देख लेंगे, कितने हैं, 45 क्वेश्चन हैं, अगर इतने देख लेंगे तो पीसीएस में भी आपको 1-2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, आरओ में, एसएससी, हर जगह जनसंख्या का एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक, जनगणना जनसंख्या का। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली समकालिक जनगणना कब की गई थी। तो देखिए, भारत की पहली जनगणना हुई थी समकालिक, वो हुई थी 1881 में। शुरुआत कब हुई थी, तो 1872 में मेयो के शासनकाल में। अगला है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अनुमानित राष्ट्रीय मृत्यु दर क्या है। तो उनकी जो अनुमानित मृत्यु दर है वो 55 है। कितनी है, 55 वर्ष। अगला है मृत्यु दर, 55 वर्ष नहीं, 55 है। कितनी है, 55 है। अगला है कि जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को किसने विकसित किया था। तो माल्थस ने किया था। किसने किया था, माल्थस ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि किसी दिए गए वर्ष या अवधि में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर जीवन के पहले 28 पूर्ण दिनों के दौरान होने वाली मौतों की संख्या को के रूप में परिभाषित करते हैं। यानी जो 28 दिन पूर्ण होने के दौरान जब मौत होती है तब उसे क्या कहते हैं, तो नवजात मृत्यु दर कहते हैं। क्या कहते हैं, नवजात मृत्यु दर। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाले राज्य कौन सा था। तो ये तो सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला लिंगानुपात सबसे कम है। तो हरियाणा। कहाँ, हरियाणा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग है। तो ये किसका है, ये है अरुणाचल प्रदेश का। किसका है, अरुणाचल प्रदेश का। यानी कहने का मतलब है कि 1 किलोमीटर में अरुणाचल प्रदेश में कितने लोग रहते हैं, तो 17 लोग रहते हैं। कितने, 17। समझ में कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार किसे साक्षर व्यक्ति माना जाता है। तो देखिए, साक्षर व्यक्ति कौन है, 7 वर्ष या अधिक आयु वाला व्यक्ति जो किसी भाषा को समझने के साथ पढ़ एवं लिख सकता है। ये साक्षरता की परिभाषा है कि साक्षर व्यक्ति। तो याद रखिएगा, ये एकदम पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं, कहने का मतलब है कि 7 वर्ष या उससे अधिक का जो व्यक्ति है वो किसी चीज़ को पढ़ सके और लिख सके तो उसे साक्षर मानते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है। तो देखिए, भारत की जो साक्षरता दर है वो 74.04% है।
कितनी है? 74.04% है। अगला क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर का प्रतिशत लगभग कितना है? तो देखिए महिला साक्षरता दर जो है 65.46% है। महिला दर साक्षरता दर इतनी है और भारत की 74.04% है। अगला 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ शासित क्षेत्र में साक्षरता दर 90% से अधिक थी? तो देखिए मिजोरम की साक्षरता दर 90% से अधिक थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सा भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है? तो देखिए सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य तो इसमें जो है उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जनसांख्यिकी संक्रमण को निम्न में से किसके रूप में वर्णित किया गया है? तो देखिए जनसांख्यिकी का वर्णन किसके रूप में है? एक समय के साथ समाज की जनसंख्या में परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। एक समय के साथ समाज की जनसंख्या में परिवर्तन की एक प्रक्रिया जनसांख्यिकी संक्रमण कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? तो देखिए मिलान करना है। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो गोवा है। सबसे ज़्यादा नगरीकृत राज्य कौन सा हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। यानी ए का 4 होना चाहिए। अब देखते हैं ए का 4। देखिए 2 ऑप्शन दिया हुआ इसमें, ये कट जाएगा ना। अब 2 बचे। अगला दिया हुआ कि अधिक घनत्व वाली जनसंख्या, तो सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ है? अब देखते हैं, ऊपर चलते हैं। तो सबसे ज़्यादा घनत्व दिल्ली में हो जाएगा। देखिए कहाँ गया ये सबसे अधिक घनत्व वाली, तो दिल्ली हो जाएगा। तो 3 का दूसरा होना चाहिए। अब देखिए इसमें ये कट ही गए हैं। अब इसमें 3 का दूसरा होना चाहिए। तो देखिए ये आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक, आप देख लीजिए। अब आगे मिला लीजिए आप खुद ही। देखिए ये मिल गया इससे और ये मिल गया इससे। हमें 2 कन्फर्म थे। अगला सबसे अधिक नगरीय, तो देखिए महाराष्ट्र हो जाएगा। उसके बाद जैसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश, तो अभी देखिए 17 व्यक्ति 1 किलोमीटर में अरुणाचल प्रदेश। समझ आएगी नहीं? तो ऐसे कर लेंगे हम। आगे बढ़ते हैं। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर था भारत का जनसंख्या घनत्व। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया भी है। अगला क्वेश्चन दिया है जनगणना कितने वर्ष में एक बार होती है? तो प्रति 10 वर्ष में एक बार होती है। अगला क्वेश्चन दिया है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या था? तो देखिए भारत का लिंगानुपात था 943। कितना था? 943। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि शिशु मृत्यु दर IMR क्या दर्शाती है? तो देखिए शिशु मृत्यु दर क्या दर्शाती है? ये दर्शाती है कि उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष से कम आयु में मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। एक देखिए 1 वर्ष से कम आयु यहाँ लिखा है, बाकी जगह यहाँ 6 माह नहीं, 2 माह नहीं, 3 माह नहीं। ठीक, 1 वर्ष याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 2011 की जनगणना अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो दिल्ली है। अगला क्वेश्चन दिया है भारत दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। तो ये देश है, दूसरा नहीं है। अब तो मान लो पहला हो गया है। अब क्या हो गया? पहला हो गया। तब दूसरा था जब पूछा गया था। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा BPL बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे का प्रतिशत क्या है? तो भारत में जो ये प्रतिशत है ये है 22%। कितना है? 22%। अगला है कि वर्तमान जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य का लिंगानुपात उच्चतम है? तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जो है वो केरल का है। कहाँ का है? केरल का है। यानी यहाँ पे महिलाएं अधिक है पुरुषों की अपेक्षा। अगला है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख की नगरों की संख्या है। तो ये 7 है। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है। अगला है किसी देश के प्रति शुद्ध कृषि क्षेत्र की कुल जनसंख्या उसके को दर्शाती है। तो क्या दर्शाती है? शारीरिक घनत्व को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य है? तो ये कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रति 1000 व्यक्तियों का मृतकों की संख्या है। तो देखिए ये कितनी है? मृत्यु दर कहते हैं। मृत्यु दर प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या है। अगला क्वेश्चन दिया है कि उसी जात के व्यक्तियों की वह संख्या जो दी गई समय अवधि के दौरान आवास में कहीं और से लाए हैं। तो वो क्या कहलाता है? आप्रवासन कहलाता है। क्या कहलाता है? आप्रवासन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है? तो ये पश्चिम बंगाल में सबसे निम्न है। अगला क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है? तो
तो ये निवास करती है 31.15%। अगला क्वेश्चन 2011 की जनगणना अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य वाला राज्य कौन सा है? तो ये केरल है। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ है? केरल में है। अगला क्वेश्चन 2011 की जनगणना अनुसार भारत के निम्नलिखित किस राज्य में अनुमानित जाति की जनसंख्या 0 है? तो ये नागालैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नागालैंड। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि निम्नलिखित में से जनसंख्या के मामले में भारत का कौन सा पड़ोसी देश सबसे छोटा है? तो भारत का जो सबसे छोटा पड़ोसी देश है, ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, मालदीव नज़र आएगा आपको, सबसे छोटा है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? तो ये 1911 से 21 के बीच में की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है क्योंकि? तो देखिए, भारत में जनसंख्या जो वृद्धि दर अधिक है, मृत्यु दर में कमी आई है किंतु जन्म दर अधिक बनी रही। यानी लोग जो मतलब बच्चे हुए वो मतलब उनकी मृत्यु जो डेथ हुई वो कम हुई और जो है जनसंख्या बढ़ती चली गई। तो इसीलिए जो है जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है भारत में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देखिए 45 क्वेश्चन है, हम 37 तक पहुँच ही गए हैं इस टॉपिक में। देखिए इसमें ज़्यादा आज क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी जो है 200-250 के आसपास हैं। ठीक, तो देखिए 2011 की जनगणना के अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार भारत में देश की कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या का प्रतिशत है। तो ये कितना प्रतिशत है? 74.04%। ऊपर हमने देखा। अगला निम्नलिखित में से संघ राज्य क्षेत्रों में से किस एक में महिला साक्षरता दर का सर्वोच्च है? तो महिला साक्षरता दर लक्षद्वीप में सबसे अधिक है। देखिए यहाँ पे मुस्लिम आबादी सबसे अधिक है लक्षद्वीप में। क्या है? मुस्लिम आबादी सबसे अधिक है। तो यहाँ के लोग देखिए पढ़े लिखे हैं, साक्षरता दर सबसे उच्च है ना, लगभग 94% के आसपास है साक्षरता दर। तो जब यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं तो वो क्या करते हैं, 1 या 2 बच्चे इनके जो है मतलब लगभग 2 के आसपास है शायद, 2 बच्चे मतलब एक महिला कितने बच्चे पैदा करती है? तो 2 बच्चे केवल। तो सोचो मतलब मुस्लिम आबादी उसके बाद 2, क्यों? क्योंकि ये पढ़े लिखे हैं इसीलिए। तो देखिए जो बच्चे पैदा करना ना वो साक्षर लोगों की मतलब वो होता है, जो लोग साक्षर होते हैं शहरों में, देखो साक्षर हैं, उन्हें पता है कि पढ़ाना कैसे है, क्या करना है, तो लोग कम बच्चे पैदा करते हैं। उनके 1 होगा या 2 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। बहुत ज़्यादा हो गए तो 3, समझे कि नहीं? तो लेकिन ये चीज़ है, बाकी गाँव में ज़्यादा होते हैं। तो मतलब जो है वहाँ पे जो मुस्लिम आबादी है उनका संबंध किससे है? तो वो पढ़े लिखे हैं, इसीलिए जो है वहाँ की जो है मतलब जन्म दर है या मतलब बच्चे हैं तो वो कम है। अगला, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में उसकी कुल आबादी में अनुसूचित जनजातियों की आबादी के प्रतिशत अधिकतम है? तो मिजोरम है। क्या है? मिजोरम। अगला है कि जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत के अनुसार जनसांख्यिकीय चक्र में तीसरा चरण निम्न द्वारा चिन्हित है। तो ये क्या है? कम प्रजनन क्षमता, कम मृत्यु दर। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो ये है सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम। अगला क्वेश्चन है, भारत में नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को कब अपनाया गया था? तो 2000 ईसा पूर्व में अपनाया गया। सॉरी ईसा पूर्व नहीं, ईसवी। ठीक, सॉरी वो मतलब निकल गया फ्लो में, ईसवी होगा। अगला है, भारत के किस राज्य की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो देखिए सबसे ज़्यादा गोवा में है। कहाँ है? गोवा में है। अगला है, 2011 की जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? तो ये 16.16%। अगला है कि सन 2011 की जनगणना अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य में है? तो ये है बिहार में। देखिए दोस्त, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अगला है कि भारत के उद्योग धंधे परिवहन एवं संचार के साधन देखिए आप आंसर देने की कोशिश किया करिए। ठीक, हम देख लेते हैं। देखिए शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा कि भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार कैसे होता है? तो देखिए भारत का जो अधिकांश विदेशी व्यापार होता है वो समुद्री और हवाई मार्गों के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित नहीं है? तो देखिए मुद्रा है। ठीक, कौन सा? मुद्रा है। सिक्का भी है। ओखा तो आपने सुना। दिघी जो बंदरगाह है गुजरात में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी है। अब देखो जैसे हमने बताया दिघी बंदरगाह गुजरात में नहीं है, तो आपके अंदर ये लालसा होनी चाहिए कि ये बंदरगाह है कहाँ। तो इसमें तुरंत जाके सर्च करो दिघी बंदरगाह कहाँ है, तो आपको फ़ोटो सहित आपको नज़र आएगा। जब आप एक बार पिक्चर देखेंगे और वो मतलब जगह देखेंगे तो हमेशा के लिए माइंड में छप जाएगा। समझ आएगा नहीं? तो ये तरीका होता है। अगला है, भारत में इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया? तो कांडला बंदर का नाम। ये कहाँ है? तो ये भी गुजरात में है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला दिया है, भारत के 9वें अंतर्देशीय राजमार्ग की अनुमानित लंबाई क्या है? तो इसकी लंबाई है 14,500 किलोमीटर।
अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग 3 किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ये केरल में स्थित है। कहाँ? केरल में। अगला क्वेश्चन है कि लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो गुवाहाटी असम में है। कहाँ है? गुवाहाटी असम में है। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन बंदरगाह सोपारा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये देखिए महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? देखते हैं। तो देखिए इनमें से कौन सा है पूर्वी तट पे स्थित है? तो ये तुतीकोरिन बंदरगाह है जो पूर्वी तट पे। देखिए कांडला गुजरात में है, नहावसह कहाँ है? तो ये नहावसह महाराष्ट्र में है। ठीक। उसके बाद जो है कोच्चि कहाँ है? तो केरल में है। तो ये सारे तो पश्चिम में हो गए। तो तुतीकोरिन कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। ये पूरब में है। अगला क्वेश्चन, यमुना एक्सप्रेस किन शहरों को जोड़ता है? तो ये ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है भारत का एकमात्र नौसेना विमानन संग्रहालय इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? गोवा में। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 66 NH-66 को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो NH-17 के नाम से जानते थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? तो ये कांडला बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है, गुजरात में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के अनुसार इलाहाबाद प्रयागराज हल्दिया मार्ग की लंबाई प्रसार कितना है? तो ये कितना है? 1620 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि यदि आप वीर सावरकर हवाई अड्डे पर उतरते हैं तो आप अंडमान निकोबार में हैं। कहाँ है? अंडमान निकोबार। हवाई अड्डा कहाँ? वीर सावरकर अंडमान निकोबार में है, क्योंकि वहाँ पर इनको जेल में रखा गया था, इसीलिए उन्हीं के नाम पे है। अगला क्वेश्चन है कि विस्तारा एयरलाइन टाटा सन्स और किस अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन का संयुक्त उपकरण है? तो ये सिंगापुर एयरलाइंस का उपकरण है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ये कोलकाता में है। कहाँ है? कोलकाता में। अगला है भारतीय रेलवे जोन है। तो देखिए भारतीय रेलवे जोन के 18 मतलब जो है 18 जोन है भारत में रेलवे के। ये याद करा दूंगा किसी दिन ट्रिक से। अगला है भारत में स्थित स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई कितनी है? तो देखिए इसकी लंबाई 5846 किलोमीटर है। अगला भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो ये सबसे लंबा राजमार्ग है NH-44। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है? तो ये है केरल में। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजमार्ग 66 को पहले किस नाम से जानते हैं? तो ये कौन सा? NH-17। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम किस वर्ष पास हुआ था? तो ये जो पास हुआ था 1905 में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान, उसके बाद भारतीय सब्जी। देखिए सब्जी वाला तो पता है कि बनारस में है। पंडित दीनदयाल, तो ये मथुरा में हो जाएगा। ठीक। उसके बाद जो है वीवी गिरी वाला, ये अब देख लीजिए थोड़ा ऊपर भी दिया हुआ है। उपाध्याय, देखिए चिकित्सा वाला वीवी गिरी नोएडा में हो जाएगा, और रेल संग्रहालय प्रशिक्षण रायबरेली जो दिया था वो हो जाएगा। ठीक। अब देखिए इसमें जो है क्या हो जाएगा? गाजीपुर हो जाएगा ये। तो इसका आंसर क्या होगा पहले हम वो देख लेते हैं। देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। यानी आप मिला लीजिएगा, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। तो देखिए यहाँ पे देख लीजिए, ध्यान दे दीजिए, ये सी हो जाएगा। यानी डी का क्या होगा? तो तीसरा हो जाएगा। डी का तीसरा हो जाएगा, और जो ए है वो चौथा हो जाएगा। बीबी गिरी वाला नोएडा हो जाएगा, और पंडित दीनदयाल वाला मथुरा हो जाएगा। उसके बाद जो है फिर और एक कौन दिया हुआ था देख लेते हैं। यहाँ दिया हुआ भारत सब्जी वाला बनारस हो जाएगा, और उसके बाद रेलवे गाजीपुर हो जाएगा। ठीक। तो इस तरह कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? तो भारत का जो ये नगर है प्रयागराज है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? तो ये लंबाई उत्तर प्रदेश की है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत के प्राकृतिक बंदरगाह हैं? तो विशाखापत्तनम, देखिए कौन कौन से हैं? विशाखापत्तनम और कोच्चि, ये प्राकृतिक बंदरगाह हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से जो सही सुमेलित नहीं है वो मुंद्रा। देखिए मुंद्रा अभी ऊपर पड़ गया है, गुजरात में था, एक आंध्र प्रदेश में नहीं गुजरात में है। बाकी मर्मगोवा गुजरात में है, पारादीप उड़ीसा में, मंगलोर कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है कि पाक्योंग विमानपत्तन कहाँ स्थित है? तो ये है सिक्किम में। अगला पारादीप बंदरगाह किस नदी डेल्टा पर है? तो ये महानदी पर है। कहाँ है? महानदी पे, उड़ीसा में। अगला, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है
कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का सचिवालय वर्तमान में किस स्थान पे है, तो गुरुग्राम हरियाणा में है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है, तो ये कौन सा हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित ढोला सादिया पुल किस नदी पर बना है, तो ये कौन सा, लोहित नदी पर बना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्री पत्तन नहीं है, तो समुद्री पत्तन डायमंड हार्बर नहीं है। अगला, कोलकाता प्रकार के बंदरगाह का उदाहरण है, तो कोलकाता किस प्रकार के बंदरगाह, नदीय बंदरगाह का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति होती है, तो ये जो है कहाँ है, तो ये है क्योंझर से, कहाँ, क्योंझर। अगला है, जिसके लिए चुनार प्रसिद्ध है, तो सीमेंट उद्योग के लिए चुनार प्रसिद्ध है। अगला, नेपा का संबंध किससे है, तो नेपा अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, नेपा नगर। अगला क्वेश्चन ये देखिए, अब इसमें मिलान करना है कि जो है कामपटी, राजमुंदरी, शहडोल और बेलगोला। तो देखिए अगर हम इसमें मिलान करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए इसमें जो है, जो राजमुंदरी है ये कहाँ स्थित है, तो राजमुंदरी देखिए सभी को पता है कि जो राजमुंदरी हमारा है, राजमुंदरी, देखिए राजमुंदरी जो स्थित है ये आंध्र प्रदेश में है। ये किसके लिए, तंबाकू लिए फेमस है, आपको पता ही है। और कामपट्टी कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। कहाँ है, कामपट्टी कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। उसके बाद देखिए कामपट्टी महाराष्ट्र में हो जाएगा, फिर जो शहडोल है ये मध्य प्रदेश में है, और बेलगोला जो कर्नाटक में है, श्रावण बेलगोला का नाम सुना है, ठीक। तो इस तरह है, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया, पहली कपास मिल सफलतापूर्वक स्थापित किस भारतीय शहर में हुई, तो ये तो हुई थी मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, असम में सबसे पहला तेल कुआं कहाँ खोजा गया, तो डिगबोई, कहाँ, डिगबोई में। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किन दो इस्पात संयंत्रों की स्थापना रूस के सहयोग से हुई, तो देखिए भलाई तो हमारा रूस करेगा, बोकारो, और हम पुकारते किसे हैं, तो रूस को, यानी रूस को पुकारेंगे, पुकारे से पुकारो, भलाई करेगा उसके बाद भलाई, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, यानी बोकारो और भिलाई। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है, तो भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है तेल एवं प्राकृतिक गैस लिमिटेड। अगला, राउरकेला, भिलाई, बोकारो, विशाखापत्तनम आदि के केंद्र हैं, तो ये किसके केंद्र हैं, लोहा और इस्पात के। अगला, राष्ट्रीय राजमार्ग 7 को जोड़ता है, तो ये क्या जोड़ता है, फाजिल्का से मानस। अगला है, रिसरा में पहली जूट मिल स्थापित की गई थी, तो ये कब की गई थी, कोलकाता, स्थापना कहाँ की गई, तो कोलकाता। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 48 का विस्तार है, तो ये विस्तार कहाँ है, दिल्ली से चेन्नई। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग एक शामिल हो, तो देखिए गंगा, भागीरथी, हुगली नदी का सादिया, इलाहाबाद खंड। अगला है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है, ये कहाँ है, लखनऊ में। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI की स्थापना किस वर्ष की गई, तो 1988 में की गई। अगला है कि भारतीय रेलवे के ट्रैक की चौड़ाई के आधार पर माथेरान हिल रेलवे किस प्रकार का गेज है, तो ये है नैरो गेज। अगला क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये कौन सा कथन नहीं, NH8 भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन के अंतर्गत आता है, BRO के अंतर्गत, तो ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला है, भारत में स्वदेशी रूप में निर्मित प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया, तो कलपक्कम। अगला है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो ये है हाजीपुर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हाजीपुर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जैविक खेती स्थित है, तो देखिए राष्ट्रीय जैविक खेती अनुसंधान एक गाजियाबाद में है। अगला क्वेश्चन है कि श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 की लंबाई कितनी है, जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो 3745 किलोमीटर। अगला है, निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत के 8 प्रमुख उद्योगों में शामिल नहीं किया गया है, तो खनन, धातु कर्म और दवाइयाँ। अगला है, भारत के पहले रेलवे विश्वविद्यालय का नाम क्या है, तो ये है राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान। अगला, भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम क्या है, तो ये है वंदे भारत। अगला क्वेश्चन है, सेल के अंतर्गत इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, तो ये कहाँ है, भिलाई में। अगला क्वेश्चन है, भारत के किन दो शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत चलाई गई है, तो ये नई दिल्ली से बनारस के बीच। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस नदी के भाग को 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया गया, तो ये किस में किया गया, ब्रह्मपुत्रा में। अगला क्वेश्चन है कि किस पत्तन शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है,
तो ये कोच्चि को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कोच्चि को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण धातुकर्म उद्योग कौन सा है? तो एल्युमिनियम है। कौन सा है? एल्युमिनियम। अगला क्वेश्चन दिया है कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट स्थित है। तो जवाहरलाल नेहरू कहाँ है? मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पे रखा गया? तो नागपुर। अगला क्वेश्चन है कि पैठनी साड़ी बुनाई, देखिए एसएससी में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, ये महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का। अगला है कि एयर इंडिया के लोगों में इनमें से क्या शामिल है? तो देखिए एयर इंडिया के लोगों में शामिल है एक उड़ता हुआ हंस जिसके अंदर कोणार्क चक्र दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि दोराबजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील इंडिया लिमिटेड टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1907 में की गई। अगला क्वेश्चन, मणिपुर की इम्फाल घाट शिल्प का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, यह है कौना? अगला, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ किसने किया था? तो ये किए थे अटल बिहारी वाजपेयी। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ पे स्थित है? ये बड़ौदरा गुजरात में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है बोगीबील ब्रिज। अगला, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो ये जो कोच फैक्ट्री है ये पेराम्बूर चेन्नई में है। अगला, कोंकण रेलवे जोड़ती है, तो कोंकण जो रेलवे है ये मंगलुरु को मुंबई से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है कि यदि आप जॉली ग्रांट हवाई अड्डे पर उतरते हैं तो आप में है, तो ये क्या है? उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है कि श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है अमृतसर में। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मॉन्ट्रियल। अगला क्वेश्चन है, किस शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित है? तो कौन सा हवाई अड्डा है? वाराणसी। अगला है कि पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है चेन्नई बंदरगाह। अगला है, चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो चाबहार बंदरगाह ईरान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय स्थित है? तो भारत का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली है। अगला, भारत की पहली बुलेट ट्रेन के बीच चलने वाली अहमदाबाद से मुंबई में प्रस्तावित है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, डेक्कन ओडिसी एक है, तो डेक्कन ओडिसी एक क्या है? लग्जरी ट्रेन है। अगला है, भारत में सीमा संगठन की स्थापना कब की गई? तो स्थापना मई 1960 में की गई। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, देखिए केंद्रीय आलू वाला पहले देखते हैं। देखिए इसमें क्या किया गया है, मिलाने को दिया है ना, कूट सूची को मिलाइए, तो देखते हैं इसमें ये 87 नंबर है, इसमें देखते हैं मिलाते हैं। देखिए ये तो हमें पता है ना कि सी का 3 होगा, क्या होगा? सी का 3 होगा, ये हमें पता है। देखिए केंद्रीय आलू अनुसंधान शिमला होगा, हमें इतना पता है। तंबाकू वाला कहाँ होगा? अभी ऊपर देखिए राजमुंदरी हो जाएगा, ठीक। पर्यावरण वाला नागपुर हो जाएगा, खाद्य वाला मैसूर हो जाएगा, तो आराम से हो जाएगा, हमारा इसका आंसर आ जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? तो ये जो सुरंग है अटल सुरंग है। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम मेट्रो रेलवे थी जिसका उद्घाटन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किया गया, तो कौन सी रेलवे थी? कोलकाता मेट्रो। अगला, इनमें से किस विकल्प के शहर स्वर्णिम चतुर्भुज में शामिल हैं? तो कौन से हैं? तो देखिए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये 4 महानगर जो है स्वर्णिम चतुर्भुज में शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं। अगला, सेतु भारतम कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया? तो सेतु भारतम जो शुरू किया गया ये 2016 में शुरू किया गया। अगला है, भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये जो शुरू की गई थी पहली, ये 1925 में शुरू की गई। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कब और कहाँ शुरू की गई? तो ये शुरू की 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में। अगला, भारतमाला परियोजना किससे संबंध है? तो भारतमाला परियोजना रेल मार्ग से संबंधित है। अगला है, कांडला बंदरगाह, तो कांडला तो गुजरात में है, नाहरसवा महाराष्ट्र में हो जाएगा, पारादीप उड़ीसा में, तुतीकोरिन तमिलनाडु में है, तो मिलान कर लीजिएगा। अगला, भारत में निम्नलिखित में से कहाँ सबसे बड़ा पोर्ट या शिपयार्ड है? तो देखिए सबसे बड़ा जो पोर्ट या शिपयार्ड है कोच्चि है, कोचीन। अगला है, कांडला बंदरगाह या पोर्ट कहाँ स्थित है? तो देखिए कांडला कहाँ गुजरात में और कहाँ है? तो कच्छ की खाड़ी में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब इसमें जो है 104 तक क्वेश्चन है, यानी 98 हम पहुँच गए, 6 क्वेश्चन और हैं। अगला, दीनदयाल बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो देखिए दीनदयाल बंदरगाह गुजरात में है।
अगला क्वेश्चन है सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती है वे हैं, तो ये क्या है, मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी। अगला भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का बकरियों पर शोध, तो बकरी वाला मखदूम मथुरा में है, कहाँ, मखदूम मथुरा। अगला है प्रधानमंत्री भारत जोड़ो संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना। तो देख लेते हैं, ये राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है सड़क यातायात शिक्षा संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है, तो ये नई दिल्ली में है। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक कागज विनिर्माण उद्योग में उपयोगी है, तो ये कहाँ है, रेशेदार पाइप। अगला है भारतवर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई, ये कहाँ, वर्ष 1974 में की गई। आगे बढ़ते हैं। जब देखिए लास्ट टॉपिक हमारा दोस्तों इसमें, और कौन सा है, भारत की जनजातियाँ हैं, कौन सी हैं, भारत की जनजातियाँ हैं। देखिए भोटिया भारत के किस राज्य में स्थित जनजातियाँ या अनुसूचित जनजातियों का एक है, तो ये उत्तराखंड में। भोटिया कहाँ है, उत्तराखंड में है। और भूटिया कहाँ है, देखिए भूटिया कहाँ है, तो भूटिया जो है सिक्किम में है। और भोटिया कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। ठीक। अगला है कि निम्नलिखित में से किस जनजाति का संगम सिक्किम से है, देखो आना गया सिक्किम, तो सिक्किम में जो जनजाति है वो भूटिया है, क्या है, भूटिया। याद रखिएगा भैया, दोनों कन्फ्यूज ना होइएगा, साथ में लिख लीजिए, इधर भूटिया लिखिए और इधर भूटिया लिखिए, और दोनों को जो है नीचे राज्य लिख लीजिए। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक पारंपरिक रूप से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहने वाला आदिवासी समूह नहीं है, तो देखिए सेंटलीज है, जारवा है, ओंग है, मुंडा नहीं, मुंडा झारखंड में है, मुंडा हो ये सब झारखंड और बिहार में। देखिए ये ऐसा नहीं है कि जनसंख्या मतलब जो जनजातियां हैं वो एक ही राज्य में है, लेकिन बहुतायत में अगर एक राज्य में है तो हम वही चुन लेते हैं। ठीक, ऐसा नहीं कि जो भोटिया जनजाति वो मतलब उत्तराखंड में ही है, क्योंकि उत्तराखंड क्या, उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ तो यूपी में भी होंगी कुछ जनजातियाँ उसके आसपास वाले रीजन में। और जैसे मतलब झारखंड की जो जनजातियाँ वो बिहार में भी होंगी कुछ, क्योंकि बिहार से झारखंड अलग हुआ है, समझ आया कि नहीं। तो ऐसा होगा, तो ये मान के चलिए ऑप्शन के हिसाब से हमें जाना पड़ेगा कभी कभी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियाँ नागालैंड में है, यानी नागालैंड से कौन सा है, लैंगमा है, कौन सा, लैंगमा। अगला है निम्नलिखित जनजातियों में से कौन केरल में पाई जाती है, तो जो केरल की जनजाति है वो चेंचू है, कौन सी है, चेंचू। देखिए डफला कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश की है। अगला है कि देखिए चेंचस लिखा है, चेंचू जनजातियाँ भारत के किस राज्य में हैं, तो देखिए ये है तेलंगाना में, चेंचस है, क्या है, चेंचस। अगला निम्नलिखित में से कौन सी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजातियाँ हैं, तो ओंग, जारवा, तो ये हो जाएगा जारवा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला है कि वर्तमान आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी भारत की जनजातीय भाषा है, तो इसमें देखिए जनजातीय भाषा कौन सी है, चलते हैं आगे, तो इसमें गोंडी जो है ये जनजातीय भाषा है। अगला बगुरम्बा असम में बोडो समुदाय का एक है, तो ये क्या है, एक लोक नृत्य है बगुरम्बा, आपने सुना होगा। अगला है लोग छोटा नागपुर पठार बंगाल बिहार के कुछ हिस्सों में बसे हुए हैं जिन्होंने मुख्य तौर पर शिकारु समूह के लिए जीवन व्यतीत किया है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये संथाल के लोग हैं, कौन, संथाल। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा चीज़ टोडा जनजाति का मूल निवास, मैंने कहा था अगर नीलगिरी तो घर वाले ने क्या किया, तोड़ा, यानी नीलगिरी पहाड़ी। अगला क्वेश्चन है कि एरावल्ला कादर मुदुवर किस राज्य की जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है, तो ये है तमिलनाडु, कहाँ की है, तमिलनाडु। अगला है गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है, तो देखिए गोदना गोदने वाली है ओझा, कौन सी, ओझा। अगला क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित भागों में से द्रविड़ियन प्रजातियां मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित हैं, ये दक्षिण भारत में है द्राविडियन। अगला है कि अगरिया बैगा भुइया अनुसूचित जनजातियाँ उत्तर प्रदेश के किस जिले में हैं, मुख्यतः निवास करती हैं, तो ये सोनभद्र जिले में है, अगरिया बैगा भुइया। अगला है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ष 2011 में अनुसूचित जनजातियों की संख्या देश में सर्वाधिक है, तो मिजोरम में है। अगला क्वेश्चन है कि सजातीय ग्रुप मंगोलाव भारत में कहाँ पाए जाते हैं, तो ये उत्तर पूर्व क्षेत्र में। अगला है किस जनजाति के नाम पर नाट प्रसिद्ध है, तो नाट जो है भात्रा पे प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है, तो ये अनुसूचित जनजाति जो कत्था वाली है खैरवार है, कौन सी है, खैरवार। अगला पाइक किस जनजाति से संबंधित है, तो पाइक जो है कंवर जनजाति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है संथालों के विवाह में सबसे सामान्य रूप कौन सा है, तो ये है बोपला, कौन सा है, बोपला। अगला क्वेश्चन दिया है कि घुमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है, तो घुमकरिया जो संस्था वो ओरांव की है, किसकी है, ओरांव की। अगला क्वेश्चन दिया है कि संथाल, भील, टोडा, देखिए टोडा तो तमिलनाडु लगा दीजिएगा, संथाल जो है झारखंड लगा दीजिए,
ठीक। अब बचा भील, भील राजस्थान और जारवा तो अंडमान निकोबार। तो हो गया चारों। अब आप देख लीजिएगा कौन सा सही है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में जारवा ओंग जनजाति है। तो देखिए जारवा, ओंग, सेंटलीज ये सब अंडमान निकोबार की हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन आदिम जनजाति है। तो देखिए इनमें से आदिम जनजाति जो दी हुई है वो कोरबा है। कौन सी? कोरबा। अगला है कुडुप बोली कौन बोलते हैं। तो देखिए कुडुप जो बोली है वो बोलते हैं ओरांव। कौन? ओरांव। ये झारखंड में रहती है। अगला जारवा जनजाति तो कहाँ है? ये निकोबार में है। आगे बढ़ते। अगला है कि बौचे एक पारंपरिक दूल्हे की तलवार है जिसे आदिवासी विवाह समारोह के दौरान पहना जाता है। तो कौन सा? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। अगला अहोम जनजाति भारत के किस राज्य में है। तो अहोम का संबंध किससे? असम से है। तो असम हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति दिवाली को शौक के रूप में। तो थारू तराई एरिया में यूपी के पाई जाती है। अगला है भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइज प्रजाति से संबंधित है। तो ये जनजाति है संथाल। अगला है कि गड़ा कटंगा निम्नलिखित में से किस जनजाति का राज्य है। तो ये है गोंड। किसका? गोंड। अगला है कि जनजाति को इंगित करने के लिए पहली बार आदिवासी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो ठक्कर बाबा। कौन थे? ठक्कर बाबा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये लास्ट स्लाइड है हमारी। इसमें 45 मतलब 46 क्वेश्चन टोटल थे, हम 34 तक पहुंच गए। उसके बाद हमारा भारत का भूगोल कंप्लीट हो जाएगा। अगला है भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में से थारू जनजाति निवास करती है। तो देखिए थारू जनजाति जो निवास करती है उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश में निवास करती है। अगला निसी जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। तो निसी जनजाति जो पाई जाती है वो अरुणाचल प्रदेश में। अगला निम्नलिखित में से किस राज्य में आपातानी आदिवासी समूह। तो आपातानी अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है। तो ये नीलगिरी है। कौन सी है? नीलगिरी। अगला अधिकांश भारतीय किस समूह से संबंध रखते हैं। तो ये काकेशियाई से लगते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। अगला क्वेश्चन है कि ब्योपा से संबंधित जनजातियों की पारंपरिक टोपी है। तो ये जो टोपी है ये क्या है? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा ब्योपा। अगला देखते हैं। अब देखिए ज़्यादा क्वेश्चन ही नहीं बचे। अगला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में से कुल आबादी अनुसूचित जनजातियों की आबादी की प्रतिशतता अधिकतम है। तो ये किसकी है? मिजोरम की है। अगला क्वेश्चन है कि सोमपेन कहाँ। तो देखिए सोमपेन आदिवासी जो हैं वो निकोबार में है। अगला क्वेश्चन है कि किस जनजाति ने रसोई घर को ताल बंगला कहते हैं पाया जाता है। तो ये ताल बंगला जो है भुंजिया है। किसकी? भुंजिया। अगला गारो खासी जयंतिया तो भैया मेघालय में है। अगला भारत की सर्वाधिक आर्य जनजाति यानी सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है। तो जारवा है। देखिए जो अंडमान निकोबार की जनजाति है ना वो बहुत पुरानी है। अगला सरहुल त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है। तो ये उरांव मनाती है। और कहाँ? झारखंड में। ठीक। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हमारा भारत का भूगोल कंप्लीट होता है। हम लगभग टोटल 800 क्वेश्चन से ज़्यादा कर चुके हैं। कितने? 800 से ज़्यादा क्वेश्चन जो है भारत के भूगोल में कर चुके हैं। 900 के आसपास होंगे लेकिन 800 हम मान के चलते हैं कि 800 और बहुत होते हैं 800 क्वेश्चन। अगर हम 800 क्वेश्चन इसमें कर लेंगे, 1000 क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी में कर लेंगे तो हमारे लगभग 2000 क्वेश्चन के आसपास हो जाएगा भारत का भूगोल तथा विश्व का भूगोल। और किसी भी एग्जाम को फोड़ने के लिए मोर सफिशिएंट होता है। जैसे 1500 क्वेश्चन मैंने पॉलिटी के कराए तो बहुत होते हैं किसी भी वनडे एग्जाम के लिए 1500 क्वेश्चन। उसके बाद स्टैटिक जी के 1200 क्वेश्चन, फिर फिजिक्स 600 क्वेश्चन, बायोलॉजी 900 क्वेश्चन। तो इस तरह है, मतलब आप अगर कर लेंगे आराम से तो कोई दिक्कत नहीं। आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और वीडियो देखते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।